नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के महोबा में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। भारत ने समुद्री विवादों को शांतिपूर्वक और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार निपटाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने समुद्री सुरक्षा बढ़ाने पर उच्च स्तरीय यूएनएससी खुली चर्चा की अध्यक्षता की। भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने समुद्री सुरक्षा पर पहला अध्यक्षीय वक्तव्य स्वीकार किया। संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन पर जारी रिपोर्ट में चेतावनी दी गई कि मानवीय गतिविधियां अभूतपूर्व और अपरिवर्तनीय तरीकों से जलवायु को बदल रही हैं। भारत ने कहा, रिपोर्ट विकसित देशों से त्वरित कार्रवाई करने का आह्वान। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी अपनी अन्य पिछड़ा वर्गों की सूची बनाने का अधिकार बहाल करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में पेश। देशव्यापी कोविड-19 टीकाकरण में 51 करोड़ का आंकड़ा पार किया। भारत में रह रहे विदेशी नागरिक अब कोविन पोर्टल पर टीकाकरण के लिए पंजीकरण करा सकेंगे। ग्रीस के ईविया द्वीप में जंगल की आग जारी। यूरोपीय संघ जंगल की आग से निपटने के लिए प्रयासरत। सरकार ने टोक्यो ओलंपिक के पदक विजेताओं को नई दिल्ली में सम्मानित किया। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12:30 बजे उत्तर प्रदेश के महोबा में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत रसोई गैस कनेक्शन वितरित करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान वे वर्चुअल माध्यम से उज्ज्वला के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाके में मौजूद बलिया जिले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। पूरे देश में अब तक इस योजना के तहत 8 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। इस बार उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से इस योजना के दूसरे चरण की शुरुआत होगी, जिसका मकसद गरीब लोगों के घरों में और खासतौर पर महिलाओं के जीवन में व्यापक बदलाव लाना है। उज्ज्वला योजना के पहले चरण में उत्तर प्रदेश में लगभग 1 करोड़ 47 लाख से ज्यादा गैस कनेक्शन गरीब परिवारों में दिए जा चुके हैं। इस मौके पर केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बन रहे कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का भी शुभारंभ करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। उज्ज्वला के दूसरे चरण में 1 करोड़ रसोई गैस कनेक्शन कम आय वर्ग के उन परिवारों को दिए जाएंगे जिन्हें इसका लाभ योजना के पहले चरण में नहीं मिल पाया था। इसके अंतर्गत लाभार्थियों को मुफ्त कनेक्शन के साथ साथ पहली बार भरा हुआ सिलेंडर और गैस चूल्हा भी मुफ्त दिया जाएगा। इस चरण में प्रवासियों को राशन कार्ड या पता सत्यापन प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी। उनका स्वघोषणा ही परिवार की घोषणा और पता सत्यापन के लिए पर्याप्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्र हमारी साझा विरासत का हिस्सा है और समुद्री मार्ग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जीवन रेखा है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी के भविष्य के लिए सागर बहुत महत्वपूर्ण है। हमें रिस्पांसिबल मैरीटाइम कनेक्टिविटी को प्रोत्साहन देना चाहिए। यह तो स्पष्ट है कि समुद्री व्यापार को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण आवश्यक है, लेकिन ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट में देशों की फिस्कल सस्टेनेबिलिटी और एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी उसको भी ध्यान में रखना होगा। इसके लिए हमें उचित वैश्विक नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स बनाने चाहिए।
प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक खुली चर्चा की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इस साझा विरासत को आज कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि समुद्री मार्गों का इस्तेमाल डकैती और आतंकवाद के लिए भी किया जा रहा है। समुद्री सीमा को लेकर कई देशों में विवाद भी चल रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं का संबंध भी समुद्री क्षेत्रों से है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्र संबंधी विवादों का समाधान शांतिपूर्वक और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप किया जाना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि विश्व शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने का ये एकमात्र उपाय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं और अराजक तत्वों द्वारा उत्पन्न समुद्री खतरों का सामना सभी देशों को मिलकर करना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने इस संबंध में क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस खुली चर्चा का विषय था समुद्री सुरक्षा बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए महत्वपूर्ण। भारत के प्रधानमंत्री ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली चर्चा की अध्यक्षता की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने समुद्री अपराधों, समुद्री डकैतियों और समुद्री आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक समुद्री सुरक्षा एजेंसी बनाने का सुझाव दिया है। श्री पुतिन ने कहा कि रूस फारस की खाड़ी और अटलांटिक महासागर में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, जहां समुद्री डकैतियों और बंधक बनाने संबंधी घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित संस्था संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के सहयोग पर निर्भर करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वर्चुअल बैठक में समुद्री सुरक्षा के लिए वैश्विक सहयोग पर अब तक का पहला अध्यक्षीय वक्तव्य मंजूर कर लिया गया। इस महीने भारत परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। भारत ने समुद्री सुरक्षा के समक्ष उत्पन्न खतरों को देखते हुए सदस्य देशों से संगठित अपराधों से निपटने के लिए वर्ष 2000 की संधि लागू करने की अपील की। सुरक्षा परिषद ने स्पष्ट किया कि समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संधि नौवहन और गैर कानूनी गतिविधियों से निपटने की कानूनी रूपरेखा उपलब्ध कराती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा कि सुरक्षा परिषद में समुद्री सुरक्षा वक्तव्य सर्वसम्मति से स्वीकृत कर लिया गया। उन्होंने भारत की अध्यक्षता में पहले वक्तव्य को समर्थन देने के लिए परिषद के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। भारत ने जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी समिति के कार्य समूह 1 की छठी आकलन रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन 2021 भौतिक विज्ञान का स्वागत किया है। आकलन रिपोर्ट को कल जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी समिति आईपीसीसी ने जारी किया। अनेक भारतीय वैज्ञानिकों ने इस रिपोर्ट को तैयार करने में योगदान किया है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ट्वीट संदेश में बताया कि ये रिपोर्ट विकसित देशों से तुरंत कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने का आह्वान करती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दूरदृष्टा नेतृत्व में भारत ने जलवायु परिवर्तन की वैश्विक समस्या से निपटने के अनेक कदम उठाए हैं। एक रिपोर्ट। भारत का मानना है कि जलवायु परिवर्तन दक्षिण एशियाई मानसून को प्रभावित कर रहा है। आईपीसीसी की रिपोर्ट में बताया गया है कि मानसून की वर्षा और तेज हो सकती है। बढ़ते तापमान से मौसम में बड़े पैमाने पर परिवर्तन होंगे, जिनमें भीषण गर्मी और वर्षा भी शामिल है। भारत में कार्बन उत्सर्जन की मौजूदा दर अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा नियंत्रण संरचना, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन 2030 तक बढ़ाकर 450 गीगावाट तक ले जाने का लक्ष्य, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की महत्वाकांक्षी योजना तथा आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया से उत्सर्जन को हटाने जैसे उपाय शामिल हैं। भारत ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बड़ी हद तक सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन किया है, जिसे दुनिया की अनेक स्वतंत्र एजेंसियों ने भी माना है। समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि मानवीय गतिविधियों से जलवायु को भारी नुकसान हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरस ने आईपीसीसी के आकलन को जलवायु परिवर्तन पर अब तक की सर्वाधिक व्यापक समीक्षा बताया है। श्री गुतेरस ने एक वक्तव्य में कहा कि कोयला और जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल तुरंत रोका जाना चाहिए ताकि पृथ्वी को नष्ट होने से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि विश्व के देशों को नए जीवाश्म ईंधन की खोज बंद करनी होगी और नवीकरणीय ऊर्जा विकल्प अपनाने होंगे। नवंबर में ग्लासगो में होने वाले प्रमुख जलवायु सम्मेलन से पहले ये रिपोर्ट जारी की गई है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा कि जीवाश्म ईंधन से होने वाले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और वनों के काटे जाने से धरती के अरबों लोगों का जीवन खतरे में है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के महोबा में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ करेंगे।
भारत ने समुद्री विवादों को शांतिपूर्वक और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार निपटाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने समुद्री सुरक्षा बढ़ाने पर उच्चस्तरीय यूएनएससी खुली चर्चा की अध्यक्षता की। भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने समुद्री सुरक्षा पर पहला अध्यक्षीय वक्तव्य स्वीकार किया। संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन पर जारी रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि मानवीय गतिविधियां अभूतपूर्व और अपरिवर्तनीय तरीकों से जलवायु को बदल रही हैं। भारत ने कहा, रिपोर्ट में विकसित देशों से त्वरित कार्रवाई करने का आह्वान। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी अपनी अन्य पिछड़ा वर्गों की सूची बनाने का अधिकार बहाल करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में पेश। देशव्यापी कोविड-19 टीकाकरण ने 51 करोड़ खुराक का आंकड़ा पार किया। भारत में रह रहे विदेशी नागरिक अब कोविन पोर्टल पर टीकाकरण के लिए पंजीकरण करा सकेंगे। ग्रीस के इविया द्वीप में जंगल की आग जारी। यूरोपीय संघ जंगल की आग से निपटने के लिए प्रयासरत। और सरकार ने टोक्यो ओलंपिक के पदक विजेताओं को नई दिल्ली में सम्मानित किया। संविधान 127वां संशोधन विधेयक 2021 कल लोकसभा में पेश किया गया। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अन्य पिछड़ा वर्गों की अपनी सूची बनाने का अधिकार बहाल करने का प्रावधान है। सामाजिक न्याय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने सदन में विधेयक पेश करते हुए कहा कि विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी इस कानून की मांग की है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि विपक्ष भी विधेयक के समर्थन में है। लोकसभा में आज 127वें संविधान संशोधन विधेयक 2021, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग संशोधन विधेयक 2021 और राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग संशोधन विधेयक 2021 पर विचार होगा। कोविड महामारी से उत्पन्न स्थिति और इससे संबंधित पक्षों पर भी चर्चा होगी। राज्यसभा में सामान्य बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक 2021 और विनियोग विधेयक 2021 पर चर्चा होगी। कृषि से संबंधित समस्याओं और इनके समाधान पर भी ऊपरी सदन में विचार विमर्श होना है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में अपने सांसदों को व्हिप जारी कर कहा है कि आज और कल सदन में मौजूद रहें, क्योंकि अनेक अति महत्वपूर्ण विधायी विषय सदन में चर्चा और पारित कराने के लिए पेश किए जाएंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अन्य पिछड़ा वर्गों की अपनी अपनी सूची बनाने का अधिकार बहाल करवाने के लिए कल पेश किए गए 127वें संविधान संशोधन विधेयक 2021 का पारित होना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में भी अपने सांसदों को व्हिप जारी कर सदन में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। अनेक विपक्षी दलों ने राज्य सरकारों को अन्य पिछड़ा वर्गों की अपनी सूची तैयार करने का अधिकार देने वाला संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करने का निर्णय किया है। पेगासस जासूसी मामले, कृषि कानूनों और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के भारी हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों का कामकाज कल कई बार बाधित हुआ। इसके बाद राज्यसभा और लोकसभा दोनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि उसने पेगासस स्पाईवेयर विकसित करने वाली इजरायल की साइबर आर्म्स फर्म एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजी के साथ कोई लेनदेन नहीं किया है। ये जानकारी राज्यसभा में रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट ने एक लिखित उत्तर में दी। संसद ने जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। ये विधेयक जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम अधिनियम 1961 का स्थान लेगा। विधेयक में जमाकर्ताओं को उनकी बीमित जमा राशि तक समयबद्ध तरीके से पहुंच प्रदान करने का प्रावधान है। राज्यसभा ने कराधान कानून संशोधन विधेयक 2021 को संक्षिप्त चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया है। इसमें प्रावधान किया गया है कि भारतीय परिसंपत्तियों के किसी अप्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिए 28 मई 2012 से पहले किए गए लेनदेन के मामले में पूर्व प्रभावी संशोधन के आधार पर भविष्य में कर की मांग नहीं की जाएगी। सेना के लिए बजट आवंटन में 2017-18 से चालू वित्त वर्ष तक 27% से अधिक की वृद्धि की गई है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में ये जानकारी दी। संसद ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल संक्षिप्त चर्चा के बाद मंजूरी दी। लोकसभा इसे पहले ही पास कर चुकी है। तमिलनाडु के वित्त मंत्री पीटीआर
पलनीवेल त्यागराजन ने कहा है कि राज्य पर 5,70,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। राज्य की वित्तीय स्थिति पर उन्होंने कल चेन्नई में श्वेत पत्र जारी किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री त्यागराजन ने कहा कि बड़े पैमाने पर राजस्व घाटे और बिजली उत्पादन तथा वितरण की सरकारी कंपनियों की गलत नीतियों के कारण राज्य इतने बड़े कर्ज में डूबा है। वित्त मंत्री पळनीवेल त्यागराजन ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी लाने के लिए वित्तीय स्थिति सुधारने के कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्जों का ब्याज ही हर रोज करीब 295 करोड़ रुपए बनता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से स्थानीय निकायों के लिए मिले 2,577 करोड़ रुपए का अनुदान का उपयोग नहीं हो पाया क्योंकि चुनाव समय से नहीं कराए गए। राज्य के सरकारी परिवहन निगम हर रोज 15 करोड़ रुपए और बिजली बोर्ड 55 करोड़ रुपए के घाटे पर चल रहे हैं। दूसरी ओर विपक्ष के नेता एडप्पाडी पळनीस्वामी का कहना है कि सरकारी खर्च का मुख्य कारण परिवहन का किराया और बिजली के दाम में बढ़ोतरी नहीं करना है। आकाशवाणी समाचार के लिए जय सिंह, चेन्नई। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के सिलसिले में देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में भारतीय रेल देश भर में 75 चुनिंदा रेलवे स्टेशनों पर हैंडलूम और खादी सामग्री की अस्थायी प्रदर्शनी सह बिक्री स्टॉल लगाएगी। भारतीय रेलवे द्वारा इस वर्ष 15 अगस्त से लेकर अगले वर्ष स्वतंत्रता दिवस तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। रेलवे ने देश भर में 75 स्टेशनों का चुनाव किया है, जहां आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक के रूप में हथकरघा तथा खादी के अस्थायी स्टॉल लगाए जाएंगे। इनमें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और रायपुर रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। देश में हथकरघा और खादी की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए रेलवे द्वारा ये स्टॉल सरकारी निकायों जैसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा राष्ट्रीय और राज्य हथकरघा विकास निगमों के साथ समन्वय स्थापित कर लगाए जाएंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। देश में अब तक कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 51 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 49 लाख कोविड टीके लगाए गए। 5 राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 1 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण हुआ है। ठीक होने की दर 97.4% तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण से बचाव की महत्वपूर्ण पहल में भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों को वैक्सीन के लिए कोविन पोर्टल पर पंजीकरण की अनुमति देने का फैसला किया है। इसके लिए वे अपना पासपोर्ट पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। पोर्टल पर पंजीकरण के बाद उन्हें टीकाकरण के लिए स्लॉट मिलेगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 52 करोड़ 40 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 2 करोड़ 33 लाख से अधिक टीके राज्यों के पास शेष हैं। 8,49,000 कोविड रोधी टीकों की डोज जल्द ही दे दी जाएगी। नागालैंड में कल कोविड के 81 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 60 रोगी स्वस्थ हुए हैं। राज्य में अब तक कुल 7,92,872 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। ग्रीस में जंगल में लगी आग ईविया द्वीप से होते हुए फैलती जा रही है। लगभग 2000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। स्थानीय अधिकारियों ने कहा है कि आग से द्वीप के कई हिस्से नष्ट हो चुके हैं और इस पर नियंत्रण के लिए और अधिक मदद की जरूरत है। यूरोपीय संघ ग्रीस और अन्य यूरोपीय देशों को सहायता उपलब्ध करा रहा है। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन सहित कई देश ग्रीस की मदद के लिए आगे आए हैं। ग्रीस और तुर्की लगभग पिछले 2 सप्ताह से जंगल की आग पर नियंत्रण के प्रयास कर रहे हैं। हजारों एकड़ जमीन तथा मकान और कारोबार को इससे व्यापक नुकसान पहुंचा है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने कल नई दिल्ली में आयोजित अभिनंदन समारोह में ओलंपिक में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, कानून मंत्री किरेन रिजिजू और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक सहित भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा मौजूद थे।
स्वदेश वापस आई भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम। पहलवान बजरंग पूनिया, रवि दहिया और नीरज चोपड़ा को प्रतीक चिन्ह और शॉल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर श्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए कहा कि इन खिलाड़ियों ने भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला बृहस्पतिवार से खेला जाएगा। ये मैच लॉर्ड्स के मैदान में भारतीय समय के अनुसार दिन में 3:30 बजे से शुरू होगा। नॉटिंघम में पहले टेस्ट मैच में बारिश के कारण 5वें दिन का खेल नहीं हो सका और मुकाबला ड्रॉ हो गया। आगामी गणतंत्र दिवस पर दिए जाने वाले पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन और सिफारिशें मांगी गई हैं। पद्म पुरस्कारों के लिए नाम देने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन या सिफारिशें केवल पद्म पुरस्कार पोर्टल padmaawards.gov.in पर ऑनलाइन भेजी जा सकती हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध में वीरता दिखाने वाले महावीर चक्र विजेता रिटायर्ड कोमोडोर केपी गोपाल राव का कल चेन्नई में देहांत हो गया। वे 95 वर्ष के थे। उनका अंतिम संस्कार चेन्नई के बसंत नगर शमशान घाट पर पूरे सैनिक सम्मान के साथ किया गया। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। पटना, बक्सर, मुंगेर और भागलपुर में गंगा नदी का पानी निचले इलाकों में तेजी से फैल रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है और ये बक्सर से पटना तक लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश इलाकों में अगले 24 घंटे के दौरान तेज से मध्यम वर्षा की संभावना व्यक्त की है। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की टीमें बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य में लगी हैं। और अब एक नजर देश के विभिन्न भागों में आज के मौसम पूर्वानुमान पर। सबसे पहले देश के 4 महानगरों के मौसम का हाल। दिल्ली में तेज हवा चलने का अनुमान है। मुंबई में हल्की वर्षा तथा चेन्नई और कोलकाता में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। चारों महानगरों में तापमान 27 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। उत्तर भारत में श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में सामान्य रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। कुछ स्थानों पर गरज के साथ बौछारें गिर सकती हैं। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र गुवाहाटी, इम्फाल, शिलांग, कोहिमा और आइजोल में बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। ईटानगर, अगरतला और गंगटोक में भी बादल छाए रहेंगे। 1-2 स्थानों पर गरज के साथ वर्षा हो सकती है। तापमान 18 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। पोर्ट ब्लेयर में गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम 29 डिग्री तक जा सकता है। दीव और पणजी में गरज के साथ हल्की बारिश का अनुमान है। तापमान 25 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में श्री अमरनाथ जी की छड़ी मुबारक को कल श्रीनगर के हरि पर्वत पर स्थित प्राचीन शारिका भवानी मंदिर ले जाया गया। ये छड़ी मुबारक सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार श्रावण शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के अवसर पर देवी शारिका के प्रति श्रद्धा अर्पित करने के लिए वहां ले जाई गई। छड़ी मुबारक श्रीनगर में दशनामी अखाड़ा से दक्षिण कश्मीर में 13,500 फुट की ऊंचाई पर श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा के लिए रवाना की जाएगी। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने अनंतनाग कस्बे में कल भारतीय जनता पार्टी के एक सरपंच और उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। सरकारी सूत्रों ने बताया कि आतंकवादियों ने अनंतनाग कस्बे के लाल चौक इलाके में भाजपा सरपंच गुलाम रसूल डार के घर में घुसकर उन पर और उनकी पत्नी पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। डार और उनकी पत्नी को गंभीर अवस्था में अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन तब तक वे दम तोड़ चुके थे। ये दंपति कुलगाम जिले के रेडवानी गांव के निवासी थे और अनंतनाग में किराए पर रहते थे। पुलिस और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है और हमलावरों को पकड़ने का बड़ा अभियान शुरू किया है। इस बीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस जघन्य आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि सरपंच और उनकी पत्नी की हत्या की कायराना कार्रवाई करने वालों पर बहुत जल्द कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतक दंपति के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री कल शाम 4:30 बजे भारतीय उद्योग परिसंघ CII की वार्षिक बैठक को संबोधित करेंगे। इस बैठक का विषय है इंडिया एट 75 गवर्नमेंट एंड बिजनेस वर्किंग टुगेदर फॉर आत्मनिर्भर भारत।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। और देवेंद्र, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी चंद्रिका, टोक्यो से स्वदेश लौटे ओलंपिक सितारों के स्वागत को अलग अलग शीर्षकों और चित्रों के साथ अखबारों ने सुर्खियों में दिया है। हिन्दुस्तान के शब्द हैं, टोक्यो के जियालों तुम्हारा स्वागत है। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, अभिनंदन, ओलंपिक के पदक वीरों को सरकार ने सम्मानित किया। जनसत्ता ने बड़ी सुर्खी दी है, देश का परचम लहराकर लौटे पदक विजेता, झलक पाने को लोग बेताब। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, हवाई अड्डे पर उमड़े प्रशंसक। हरिभूमि ने नीरज चोपड़ा के शब्दों को शीर्षक बनाया है, मेरा नहीं पूरे देश का है मेडल। केंद्र द्वारा 127वां संविधान संशोधन विधेयक पेश करने को अखबारों ने आज महत्व देते हुए विस्तार से छापा है। हिन्दुस्तान लिखता है, राज्य भी बना सकेंगे ओबीसी सूची। अमर उजाला लिखता है, टूटा 3 सप्ताह का गतिरोध, राज्यों को ओबीसी कोटे का हक देने पर विपक्ष भी साथ। रक्षा मंत्रालय के इस बयान पर भी अखबारों की नजर है कि पेगासस बनाने वाली कंपनी से लेन देन नहीं। दैनिक भास्कर ने प्रधानमंत्री के इस बयान को अहमियत दी है कि खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता के लिए 11,000 करोड़ निवेश होंगे। कृषि निर्यात में भारत का दुनिया के शीर्ष 10 देशों में स्थान। कल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली परिचर्चा की खबर भी सभी अखबारों की सुर्खियां बनी है। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, पीएम ने समुद्री सुरक्षा के 5 सिद्धांतों पर बल दिया। लोकसत्य लिखता है, प्रधानमंत्री ने कहा, समुद्र हमारी साझा धरोहर। हरिभूमि ने प्रधानमंत्री के इस बयान को अहमियत दी है कि प्राकृतिक आपदाओं से आने वाली चुनौतियों का मिलकर समाधान निकालना होगा और आतंकवादी घटनाओं तथा समुद्री लुटेरों के लिए इन रास्तों के इस्तेमाल को रोकना होगा। अमृतसर में 2 किलो से ज्यादा आरडीएक्स बरामद होने की खबर पर राष्ट्रीय सहारा लिखता है, पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आया मौत का सामान। लोकसत्य ने लिखा है, पंजाब को दहलाने का पाकिस्तानी मंसूबा ध्वस्त। हिंद महासागर में तेजी से गर्म होने पर वैज्ञानिकों की चेतावनी भी अखबारों की खबर बनी है। नवभारत टाइम्स लिखता है, इंसानी वजहों से तापमान में बढ़ोतरी, 20 साल में इतनी बढ़ेगी गर्मी कि जीना मुहाल हो जाएगा। जनसत्ता का शीर्षक है, भारत में बढ़ेंगे लू के थपेड़े, बाढ़ भी डुबोएगी बार बार, न भागने की जगह मिलेगी न छिपने की गुंजाइश। दैनिक ट्रिब्यून ने इसे मानवता के लिए खतरे का संकेत बताया। दैनिक भास्कर लिखता है, देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गौरव के क्षणों में सम्मान व्यक्त करते हुए आइए संकल्प लें, बच्चों को समझाएं आजादी का महत्व और पूर्ण सम्मान के साथ हर घर फहराए तिरंगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के महोबा में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। भारत ने समुद्री विवादों को शांतिपूर्वक और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार निपटाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने समुद्री सुरक्षा बढ़ाने पर उच्च स्तरीय यूएनएससी खुली चर्चा की अध्यक्षता की। भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने समुद्री सुरक्षा पर पहला अध्यक्षीय वक्तव्य स्वीकार किया। संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन पर जारी रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि मानवीय गतिविधियां अभूतपूर्व और अपरिवर्तनीय तरीकों से जलवायु को बदल रही हैं। भारत ने कहा, रिपोर्ट में विकसित देशों से त्वरित कार्रवाई करने का आह्वान। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी अपनी अन्य पिछड़ा वर्गों की सूची बनाने का अधिकार बहाल करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में पेश। देशव्यापी कोविड-19 टीकाकरण ने 51 करोड़ खुराक का आंकड़ा पार किया। भारत में रह रहे विदेशी नागरिक अब कोविन पोर्टल पर टीकाकरण के लिए पंजीकरण करा सकेंगे। ग्रीस के इविया द्वीपों में जंगल की आग जारी और सरकार ने टोक्यो ओलंपिक के पदक विजेताओं को नई दिल्ली में सम्मानित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।